ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं एंटेमोलॉजी का। भैया किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। जो लेपी से जुड़ा हुआ है जरा देखना तो किसका माइक ऑन है, उसको ऑफ कर दो, है ना। तो एंटेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एंटेमोलॉजी। तो उसके अंदर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज। कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट, मक्खियों से, मच्छरों से क्या बीमारियां होती? काकरोच से, टिड्डों से, है ना, पिस्सू है, फ्लीज है, इनसे क्या होता है? खटमल है। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोड में आता है। आर्थ्रोपोड सबसे बड़ा फाइलम में बताया ना, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रेंज में वेराइटी ऑफ एनिमल यही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज। और उसमें सबसे पहले मैं मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ। निकालिए जरा मॉस्किटो वाला, ये टेबल दिख रही होगी आप सबको, टेबल नंबर 3। तो मॉस्किटो, मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, फाइलेरियासिस। कोई बताएगा फाइलेरियासिस किस बीमार किस मच्छर से होता है? फाइलेरियासिस किस मच्छर से होता है? फैल्सीफेरम। फाइलेरियासिस, फैल्सीफेरम तो पैरासाइट है भैया। कौन से मच्छर? और मलेरिया एनाफिलिस काटने से होता है। उठ के लिख दो, आवाज बहुत गड़बड़ हो रही है। रुक दो, माइक ऑफ कर दो। सीसी फ्लाई का नाम सुना है? सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई नाम सुने हैं? क्यूलैक्स नाम सुना है? इन सब से एक से काला आजार होता है, एक से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, और एक से फाइलेरिस होता है ना, क्यूलैक्स। वायरल इंसेफेलाइटिस, वायरल फीवर लाइक डेंगू, है ना, येलो फीवर। तो ये सब मॉस्किटो बॉर्न डिसीज थी। फिर हाउस फ्लाई, तुम्हारी मक्खियां, ये टाइफाइड, पैराटाइफाइड कराता है, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, गेस्ट्रोएंटराइटिस, अमीबियासिस, पोलियो, ट्रेकोमा, ये सब बीमारियां कराता है। सैंड फ्लाई से देखो नीचे लिखा है काला आजार, अभी मैंने बताया था काला आजार होता है सैंड फ्लाई से। सीसी फ्लाई से होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अभी मैंने पूछा था। लाउस यानी जुए से होती है एपिडेमिक डाइफस, है ना, या फिर पेडिकुलोसिस, एक बीमारी स्केबिस जैसी, पूरा यहाँ पे काला काला, है ना, एक्जिमा जैसी बीमारी होने लग जाती है ना। रेड फ्ली, पिस्सू, चूहों के सबसे खतरनाक बीमारी होती है प्लेग, क्या बेटा? प्लेग, ठीक है। तो रेड फ्ली से होता है प्लेग, ब्लैक फ्लाई से होता है ऑनकोरियसिस, बग से होता है चगास डिसीज, जानवरों में ज्यादा कॉमन है। टिक से होता है टिक टाइफस, सॉफ्ट टिक से होता है क्यू फीवर, ईच माइट से होता है स्केबीज। ये स्केबीज आपको 4th ईयर में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ाया गया है, जो मेरे स्टूडेंट है कोचिंग वाले, और धार वालों को मैं पढ़ाऊंगा, है ना। कॉकरोच से होता है एंटेरिक पैथोजन, पेट की खराबी हो जाती है। तो ये सब इनमें से थोड़ा बहुत छाट लेना। ये 5 नंबर में पूछते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज, ठीक है। अब आर्थ्रोपोड कंट्रोल कैसे करते हैं, जस्ट मैं क्लू दे रहा हूँ, ये कोई बहुत ज्यादा आपने को पढ़ना नहीं इसमें। तो पहला है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। भैया इन्वायरमेंट कंट्रोल करो, इन्वायरमेंट कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो सबसे पहला उसमें होता है ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल करो, सोर्स रिडक्शन। आपने सुना होगा कि जब मलेरिया को हमको निपटाना है तो क्या करना पड़ता है? जहां पर भी गड्ढे वड्ढे, जहाँ पानी भरा हुआ है, या जैसे आपने डेंगू का सुना होगा कि जहां पर भी साफ पानी भरा होता है, टायरों में और कई बाटलों में या फिर कूलर में, है ना, ऊपर छत में कोई बर्तन ठिकरे रखे हैं वहां पे, तो उन सबको रिमूव करना होता है क्योंकि वो ब्रीडिंग प्लेसेस है। और गंदा पानी एनाफिलिस के लिए जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्लेसेस है। कीचड़, तो इसीलिए भी बारिश में मच्छर फिर बढ़ जाएंगे, देखना। तो सोर्स रिडक्शन करना है पहला, है ना, क्लीनलीनेस रखना है, ठीक।
दूसरा केमिकल कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दो, है ना, ऑल आउट लगाओ, ठीक है। वो फॉगिंग होती है आजकल, नगर पालिका वाले फॉग लगा के जाते हैं पूरा, वो है ना, फॉग आपका डीओ नहीं है, केमिकल होता है मेलेथियोन पैराथियोन, जो कि एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, वो मच्छर मारने का काम आता है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है। जो भी तालाब वालाब होते हैं ना, इसमें एक फिश छोड़ी जाती है, गेम्बुशिया फिश। क्या बोला मैंने? गेम्बुशिया फिश। ये गेम्बुशिया फिश जो है वो एनाफिलीज और दूसरे अन्य मच्छरों के लार्वा खा जाती है। तो अच्छा है वो साला, जहां पर भी आपको लग रहा है कि यार मच्छर बहुत हो रहे हैं, वहां गेम्बुशिया फिश छोड़ दो, वो सारे लार्वा निपटा जाएगी। लार्वा ही निपट गए तो फिर मच्छर कहाँ से बनेंगे? मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के होंगे ही नहीं, है ना। जेनेटिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, थोड़ा महंगा है ये। आईसीएमआर नाम सुना है? किसने किसने नाम सुना है आईसीएमआर? आईसीएमआर नाम मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन पेपर में आता है ना? सुना है। सुना है? बताओ फुल फॉर्म बताओ। इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च, नहीं, आईसी इंडियन, अरे यार, इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च सेंटर। चलो एक कॉल आ गया था मेरा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, तुमने बोला लेकिन आगे पीछे कर दिया, ठीक। तो आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने एक तकनीक निकाली, उसमें क्या करा उन लोगों ने, स्टेराइल मॉस्किटो बनाए। स्टेराइल मॉस्किटो, सेम मॉस्किटो जैसा सब कुछ सही, बट वो स्टेराइल थे, वो इम्पोर्टेंट मॉस्किटो थे, ठीक है। और उनको क्या होता है कि यार मच्छर का एक समय होता है जब वो ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब उस समय वो मच्छरों को छोड़ दिया जाता है इन्वायरमेंट में, तो फीमेल मॉस्किटो उनके साथ ब्रीडिंग कर लेती है, लेकिन वो स्टेराइल है, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मॉस्किटो अब नहीं होगी। तो ये जेनेटिक कंट्रोल है, लेकिन ये बहुत महंगी तकनीक है, तो फोकट ऑल आउट लगा लो, कहाँ तुम ये जेनेटिकली करना चाह रहे हो, है ना। ओके, ठीक है। तो ये आर्थ्रोपोड कंट्रोल होता है, ठीक। ये मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा आगे बढ़ो। मॉस्किटो कंट्रोल मेजर मैंने बता दिया आपको, लार्वा को कैसे मारना है, सोर्स रिडक्स करके। केमिकल में बता दूं मैं आपको, जो डबरे वबरे होते हैं, जो तालाब वाला है, जो छोटा मोटा सोर्स है कीचड़ विचड़ का, वहां लोग केरोसिन डाल देते हैं, है ना, या पेरिस ग्रीन ऑयल। ये केरोसिन, डीजल, पेरिस ग्रीन ऑयल, ये डालने से लार्वा मर जाते हैं, है ना। और बायोलॉजिकल में गेम्बुशिया फिश जोड़ दो। एडल्ट को मारने का क्या तरीका है, तो स्प्रे करो, जेनेटिक कंट्रोल कर सकते हो। और तो और सबसे अच्छा है कि मॉस्किटो बाइट ना हो, तो उसके लिए मच्छरदानी में सो, ऑल आउट लगा के सो, है ना, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा के सो, या फिर ऑडोमॉस लगा के सो, जो कि मॉस्किटो रिपल्टेंट। इसके अलावा घरों की बनावट ऐसी होना चाहिए, जाली वाली ये वाले घर होना चाहिए, जिनसे ये सब चीजें कंट्रोल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो, अब अगले 10-12 पन्नों में आपको ये लाउस क्या होती है और फ्लीज क्या है ना, कॉकरोच क्या है, और ये सारी चीजें दे रखी है। ये ना हमारे सिलेबस में ना हमको पढ़ना है, हम इंसानों के डॉक्टर बन रहे हैं, हमको ये जुए और खटमल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, उस पे आ जाओ। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, आपको बता दूं मैं कि जो हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, वो दूसरों की हेल्थ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। समझ में आया कि ऊपर से गई? फिर बता रहा हूँ, यदि किसी हॉस्पिटल का जो वेस्ट है, चाहे वो बायोलॉजिकल वेस्ट हो या कोई ऑर्गन रिलेटेड, टिश्यू रिलेटेड, ब्लड स्वैब वगैरह हो, ये नॉर्मल इंसानों को, स्वस्थ इंसानों को भी बीमार कर सकता है। देखो एक पंच लाइन पढ़ रहा हूं मैं इस चैप्टर की, लेट द वेस्ट ऑफ सिक नॉट कंटामिनेट द लाइफ ऑफ हेल्थी। आओ हम जो बीमार व्यक्तियों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो
नॉर्मल हेल्थी इंसानों को कंटामिनेट न करे, इसके लिए क्या हुआ, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट हुआ। आपने देखा होगा एक हरा डब्बा, नीला डब्बा, अस्पतालों को भी नगर पालिका वालों ने कर रखा है ना, नर्सिंग होम वालों का 4,000 रुपये महीने का चार्ज है, जितना भी होता है वो 3 डब्बे दे रखे उन लोगों ने अलग अलग, वो बकायदा आते हैं, साफ करके जाते हैं, पूरा लेके जाते हैं और उसको डिस्पोज करते प्रॉपर, इंक्रिनेशन वगैरह भट्टियों में जला जुलू की खत्म करते। क्योंकि यदि हॉस्पिटल वेस्ट लीक कर गया तो आप समझ सकते हो हालत खराब हो जाएगी। और ये जो कोरोना काल है इसमें तो बाप रे। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हेल्थ केयर एक्टिविटीज के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है इन्फेक्शन के लिए, लोगों को कंटामिनेट कर सकता है, बीमार कर सकता है। तो इसको हमको सेफली डिस्पोज करना होगा, ये बहुत जरूरी है। यदि ये सेफली डिस्पोज नहीं हुआ तो बाप रे, लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो हेल्थ केयर वेस्ट कौन कौन सा होता है पहले मैं ये बता रहा हूं। तो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, सुनो, वेस्ट विच कंटेन पैथोजन, जैसे लेबोरेटरी कल्चर है ना, या फिर जो आइसोलेशन वार्ड का वेस्ट होता है, टिश्यू स्वेब वगैरह जो होते हैं, या इक्विपमेंट वगैरह में जैसे ब्लड लिया था, यूरिन लिया है, सीमेन सैंपल लिया है, सीएसएफ लिया है, वो ये सब इन्फेक्शियस वेस्ट है। फिर पैथोलॉजिकल वेस्ट जैसे ह्यूमन टिश्यू एंड फ्लूइड, जैसे बायोप्सी कर ली, अब वो क्या करेंगे, फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, उसको हमको निपटाना पड़ेगा। बॉडी पार्ट, कोई का एम्पुटेशन हो गया, कोई का गैंग्रीन था अंगूठा काट दिया, कोई को सेप्टिसीमिया था ये कर दिया, अपेंडिसाइटिस काट दी, अब क्या होगा उसका, वो भी सब पैथोजेनिक वेस्ट है। या फिर ये जो बर्तन ये होते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट लाइक शार्प, सूचर, टाके लगाने वाले, वो कुछ डिस्पोजल भी होते हैं, ग्लव्स, पीपी किट एंड ऑल। फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी होता है, दवाइयाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ। जीनोटॉक्सिक वेस्ट, ऐसे साइटोटॉक्सिक या जीनोटॉक्सिक ड्रग्स जो कि केमिकल्स जो कि जेनेटिक वार्ड लगा देते हैं, या जिनमें रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, वो कीमोथेरेपी जो कैंसर के लिए इसमें करते हैं, वो हालत खराब। केमिकल वेस्ट है ना, हेवी मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। तो ये सभी जो है ये वेराइटी ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट है। नाउ सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल केयर वेस्ट क्या क्या हो सकता है, हेल्थ केयर वेस्ट कहाँ कहाँ से हमको ये मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डेंटिस्ट, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मार्चुरी, ब्लड बैंक, एनिमल हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस, लेबोरेटरी, रिगर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीनेटर सेंटर, बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब जगह पर क्या होता है, ये सोर्स है हेल्थ केयर वेस्ट के। अब क्या हैजार्ड होंगे यदि किसी को ये वेस्ट प्रॉपर ड्रेन नहीं कर पाए, डिस्पोज नहीं कर पाए, तो क्या हो सकता है। पहला हेल्थ हैजार्ड, तो पहला है इन्फेक्शियस एजेंट। इट कंटेंट, मतलब इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया, वायरस है किसी के ब्लड में, किसी के सीमेन में, किसी के सीरम में, किसी किसमें, सीएसएफ में, है ना। तो इट कंटेन इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, तो इन्फेक्शन कर सकते हैं। HIV है, हेपेटाइटिस है, तो बहुत कॉमन होता है। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं। तो एक तो इन्फेक्शियस वेस्ट से बहुत सारी बीमारियां, HIV, हेपेटाइटिस हो सकती है। केमिकल से भी ढेर सारे हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, जैसे केमिकल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, केमिकल एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। जीनोटॉक्सिक ड्रग से क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकते हैं, कैंसर हो जाएंगे ढेर सारे। रेडियो एक्टिव से भी कैंसर होंगे, हेड एक, डिजीनेस, वोमिटिंग, ये ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर। और पब्लिक सेंसिटिविटी भी होती है, किसी ने एबोर्ट किया हुआ फीटस देख लिया, हालत खराब हो जाएगी उसकी। कोई ने खून देख लिया, कोई ने कटी हुई अपेंडिक्स देख ली, सड़ा हुआ पाँव देख लिया, है ना, सर्जरी के बाद में और दूसरी चीजें देख ली, तो लोग बेहोश हो जाएंगे। हम डॉक्टर बेहोश हो जाते पहले 1-2 बार जब इंटर्नशिप में जाते हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है। क्या ट्रीट करेंगे इसको, इंक्रीनेशन, जला मारो भट्टी में, और कोई ऑप्शन नहीं, सबसे बढ़िया। केमिकल डिसइंफेक्शन, लैंड डिस्पोजल भी कर सकते हैं, बट जला दो, ये बेस्ट है। क्लियर है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 14, दैट इज हॉस्पिटल वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ अगला चैप्टर है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ना, आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ सुन लीजिए है क्या है चैप्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वो NDRF की टीमें होती है। अभी आपने NDRF का 2 बार नाम सुना होगा। एक जब वेस्ट बंगाल में वो कहीं का आया था तूफान,
और अभी निसर्ग आया था गुजरात और महाराष्ट्र में, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी हवाएं चली थी। तो आंधी तूफान, सुनामी, भूकंप, बाढ़, साइक्लोन, बवंडर, ये सब डिजास्टर्स है। कोरोना, और इनको मैनेज करना होता है, इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वैसे तो आपको क्यों पीएसए में पढ़ाया जा रहा है आई डोंट नो, है ना, लेकिन यस आप इसको एक बार। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। चलो, जी सर। तो डिजास्टर मतलब एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोनॉमिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। तो मतलब कुल मिला के हमको लोगों की जान बचाना है, और वो एकदम से कई नेचुरल या आर्टिफिशियल डिजास्टर होते हैं, ठीक है। चलो, तो उससे समस्या आती। चलो, तो डिजास्टर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पीछे दे रखे हैं आपको डिजास्टर। पहला है फ्लड, यानी कि बाढ़, ठीक है। दूसरा है स्ट्रोम, ह्यूरिकेन्स एंड टॉर्नेडो, बवंडर, है ना, भंवर, आंधी तूफान। तीसरा है अर्थक्वेक। चौथा है क्लाउड्स ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स, एसिड की रेन होती है, ठीक है। और ये सब नेचुरल डिजास्टर थे। कुछ मैन मेड डिजास्टर भी होते हैं, साला चाइना ने बना मारा कोरोना, पूरी पृथ्वी की वाट लगा दी। और भी बहुत सारे मैन मेड डिजास्टर होते हैं, वायरस लीक हो जाते हैं, है ना, फोकटेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई है किसी गलती की वजह से, ब्रिज गिर गया। दे आर द मैन मेड डिजास्टर। तो ये पता होना चाहिए, ये हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है, बट डिजास्टर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग कैसे करेंगे, है ना, ये सब उसमें वैक्सीनेशन, रिलीफ, ठीक है, ये सभी। अब जो जैसा डिजास्टर है वैसा सबका अलग अलग है। बाढ़ आएगी तो अलग होगा, आग लगेगी तो अलग होगा, भूकंप होगा तो अलग होगा। डिजास्टर का एक को प्रोटोकॉल तो हो नहीं सकता, ठीक है, बड़े पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक, ये बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी हम जो बिजनेस कर रहे हैं, धंधे पानी है हमारे, है ना, उसमें किसी के धंधे पानी ऐसे होते हैं, किसी का बिजनेस ऐसा होता है, किसी की जॉब ऐसी होती है जिससे उसका हेल्थ पर बैड इफेक्ट आता है। आपने कई बार सुना होगा कि यार वो मेरा एक दोस्त था, उसका टीसीएस में जॉब लगा था, 4 लाख का पैकेज था, है ना, दिवाली पे मिलते हैं अपने को ऐसे, और अपन से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अरे हम तो अभी 4th ईयर में जब बीएचए में, वो मेरे को तो जॉब करे 3 साल हो गए और मेरा पैकेज 8 लाख हो गया। लेकिन फिर अगले साल दिवाली पे आएंगे तो बोलेंगे क्यों टीसीएस कैसे चल रहा है, नहीं यार अब तो मैं इन्फोसिस में आ गया यार, वो बहुत साला बॉस बहुत परेशान करता था, प्रेशर बहुत था, टारगेट बहुत था, और हाँ 9 लाख पैकेज भी हो गया। फिर अगले साल मिलोगे, अरे उस समय तो इन्फोसिस बहुत अच्छी थी बोलता था, फिर अगले साल दिवाली पे मिलोगे, अरे यार वो इन्फोसिस का तो बॉस और घटिया था साला यार, फिर मैंने कोई और जॉब कर ली। फिर 3-4 साल बाद और मिलोगे तो बोले यार घर पे किराना दुकान ही खोल ली यार, है ना, बोले जॉब में मजा ही नहीं आ रहा। फिर तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंजीनियर्स जहाँ जॉब करते हैं वहां पे जिम होती है ने, रोज सैटरडे संडे पार्टियां होती, दारू पार्टी वार्टी सब, उसके बावजूद भी वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और हमारा डॉक्टरी फील्ड भी ऐसा ही है। शुरुआत में हम लोग होम्योपैथी यदि प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में हम लोगों के पास मरीज नहीं आएंगे, है ना, और यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस करी तो 2-4 साल तक तो आपके पास मरीज नहीं आएंगे, आपको वो टेंशन रहेगी किराया कैसे भरना है, घर वालों। चलो मेरा कॉल आ गया था। दूसरा, फिर जब 4 साल अच्छी मेहनत कर ली तो फिर इतना बढ़िया क्लिनिक चलेगा कि उसमें भी दिन दिन रात रात भर अपन दिन दिन भर मरीजों में ही उलझे रहेंगे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट के जॉब प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है।
हलवाई जो होते हैं उनके स्पर्म काउंट कम हो जाता है क्योंकि वो भट्टी के पास बैठे रहते हैं, है ना। दिन दिन भर बैठे रहने से जो है बेचारे लोग, उनको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। टेंशन वाली जो लोग फ्लोर पे जॉब करते हैं, आईसीयू में जॉब करते हैं, उनको हाइपरटेंशन डायबिटीज हो जाती है। डॉक्टरों को 100 में से 90 डॉक्टरों को हाइपरटेंशन डायबिटीज होती है। कितना भी घूम लो न फिर लो न सब करो, जॉब ही ऐसी है। क्लियर है। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में पहला है फिजिकल हैजार्ड, हीट एंड कोल्ड। कोई हलवाई है तो उसको भट्टी का तपन लगेगी। कोई और किसी बर्फ फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको उसका इफेक्ट आएगा। हीट एंड कोल्ड, हीट एग्जॉशन, बर्न, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, है ना। भट्टियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। एक ये हैजार्ड है। लाइट, द वर्कर में भी एक्सपोज द रिस्क ऑफ पुअर लाइट, जैसे कोयला खदानों में काम कर रहे हैं या कहाँ पर किसी पे बहुत ब्राइट लाइट आता है, जैसे वो लोग वो जो वेल्डिंग करते हैं वो लोग चश्मा भी लगाते हैं, ब्राइट लाइट, ठीक है। बहुत सारे माइनर्स को निस्टेगमस तक हो जाता है ना, इनवॉलेंट्री रोटेटरी मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है। धब्बे धब्बे दिखते हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है। नॉइज, कोई ये जो तुम्हारी अखबार फैक्ट्री है, धतड़ 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 डेली आवाज आ रही है, कारखाने में ठोका पीटी, नॉइज। वाइब्रेशन, कहीं ऐसी भी फैक्ट्रियां होती जहाँ पे इतना प्रेशर से इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट बनते हैं कि वाइब्रेशनल इंजुरीज होती है। और ये वाइब्रेशनल इंजुरी ना, ये ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाती है, स्पाज्म करवा देती है। क्लियर है। हाथ पांव धूसने लग जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी प्रॉब्लम होती है ना। कैरेटाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, स्किन कैंसर तक हो जाता है। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती है। जैसे बोला होगा आपको कि एक्सरे वाले जो है वो उनको हर 4-5 साल में जॉब चेंज कर लेना चाहिए, या कोई न्यूक्लियर रेडिएशन के वहां पे काम कर रहे हैं, है ना, ताप भट्टियों में, इलेक्ट्रिकल जो निकल न्यूक्लियर एनर्जीज हैं वो। तो ये सभी के बैड इफेक्ट है। तो ये पहला फिजिकल हैजार्ड था। दूसरा केमिकल हैजार्ड। केमिकल के अंदर अब बहुत सारे लोग, आप सब सेकंड ईयर में एफएमडी पढ़ के आए हैं। पटाखा फैक्ट्री बनाने वाले को फास्फोरस पॉइजनिंग हो गई, है ना। बैटरी बनाने वालों को लेड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। कोई को कॉपर पॉइजनिंग हो रही, कोई को मरकरी पॉइजनिंग हो रही, कोई जो थर्मामीटर वगैरह बना रहा है। तो केमिकल, कोई एसिड बेस की एलर्जी है तो उसमें भी वो काम कर रहे हैं बेचारे, उनको उससे एलर्जी हो रही है, उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। डस्ट इनहेल वगैरह करते हैं, बहुत सारे एस्बेस्टॉस इनहेल कर लेते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन इनहेल करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बहुत सारे जो हैं वो कॉटन इनहेल करते हैं, बाइक्योसिस। कोई लोग शक्कर के अंदर जो गन्ने का धूल मिट्टी उड़ता है, बेगियोसिस। ढेर सारी बीमारियां जो है वो इनसे होती, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, है ना। मेटल्स और कुछ चीजें इंजेस्ट भी होती है, मैंने बताया बारूद पटाखा फैक्ट्री से निकलता है तो फास्फोरस पॉइजनिंग हो जाती है। तीसरा बायोलॉजिकल हैजार्ड है। वर्कर में भी एक्सपोज टू इन्फेक्टिव एंड पैरासिटिक एजेंट एट द वर्क प्लेस। अब किसी को जॉब पे गए हैं, वहां की मेस में ही खाना खाना है, वहीं का पानी पीना है, और मालूम पड़ा वहां का पानी इन्फेक्टेड है, कोलेरा टाइफाइड के बैक्टीरियाज हैं, या अमीबा पैरासाइट्स हैं बहुत सारे, हेलमिंथीज हैं, ठीक है, उनके खाने पीने, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। मैकेनिकल हैजार्ड, द मैकेनिकल हैजार्ड इन द इंडस्ट्रियल सेंटर राउंड अराउंड द मशीनरीज। कई बार आपने सुना होगा कि अरे इस कारखाने में उसका हाथ आ गया, उसका ये हो गया, उसका ये जल गया, उसका ये हाथ कट गया, उसकी उंगलियां कट गई, पाँव कट गया। मैकेनिकल हैजार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मतलब इसमें आता है साइकोलॉजिकल, फ्रस्ट्रेशन, ओवर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इनसिक्योरिटी रहती है। अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा क्या हो रहा होगा लोगों को? इनसिक्योरिटी की। अरे मेरी फैक्ट्री वाले, मेरी कंपनी वाले आज निकाले, कल निकाले, पता नहीं कब निकाल देंगे, और निकाल ही रहे हैं, ढेरों छटनियां हो रही, वो बेचारे सरवाइव कैसे करेंगे, है ना। ठीक, तो वो प्रॉब्लम है। तो मेंटल बहुत जबरदस्त, है ना, प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर अब सिम्टम्स क्या आते हैं? तो हॉस्टिलिटी, झूठ बोलना, एग्रेसिवनेस, जरा से गुस्सा आ जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, फटीग, हेडेक, ये सभी देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इट इज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। क्लियर है। चलो, अब इसमें कुछ कुछ बीमारियां हैं, इनके नाम मैंने पहले ही बताया थे, मैं फिर बता रहा हूँ। एक बीमारी है सिलिकोसिस, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है। सबसे पहले ये कोलार गोल्ड माइन मैसूर में सबसे पहला रिपोर्ट हुआ था केस। सबसे पहले कहाँ मिला था? कोलार गोल्ड माइन मैसूर में 1947 में, जब हम लोग आजाद हुए थे, ये ध्यान रख लेना।
सबसे पहले सिलिकोसिस का मरीज मिला, ठीक है। और ऐसे लोग जो कि कोल इंडस्ट्रीज में, माइका इंडस्ट्रीज में, गोल्ड इंडस्ट्रीज, सिल्वर, लेड, जिंक, ये सभी खदानें होती है, ये कर्नाटक में बहुत है, कर्नाटका में जबरदस्त खदानें हैं। तो वहां पे रॉक माइनिंग, आयरन माइनिंग, स्टील इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इन लोगों को सिलिकोसिस बहुत कॉमन होता है। और सिलिकोसिस का कोई एज सच हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिम्टोमेटिक, यदि लकवा मार रहा है तो वो ठीक कर लेते हैं, लंग्स के सिम्टम है तो वो ठीक कर लेते हैं, बट हमारे पास एज सच सिलिकोसिस का एज सच इलाज नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो बेहतर है कि जॉब चेंज कर करके आप लोग जो है वो सिलिकॉन फैक्ट्रीज में काम करें, ठीक है। दूसरा एंथ्रेकोसिस, एंथ्रेकोसिस जो है ये कोल माइनर न्यूमोकोसिस भी इसको बोलते हैं। जो कोयला खदानों में काम करते हैं उनको न्यूमोनाइटिस हो जाता है, तो इसको एंथ्रेकोसिस बोलते हैं। एक एंथ्रेक्स है, वो बैक्टीरियल वायरल डिसीज है, वो अलग है। ये एंथ्रेकोसिस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे पहले 1952 में रिपोर्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। फिर बाइसिनोसिस, ये एमडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसके पहले एनआरएचएम वाले एग्जाम में, कि जो मैंने सबसे पहले दी थी शायद 2012-13 में, तो उसमें हमें पूछा गया था बाइसिनोसिस किससे होता है। जो कॉटन फ्यूम्स से, कॉटन खदानें जो होती है ना, जिनिंग फैक्ट्री या जो धागे बनाती है, कपड़ा बनाती है, कॉटन से काकड़ा अलग, वो जो होता है उसका बीज और रुई अलग, उनमें जो उनको होता है बाइसिनोसिस। बेगोसिस, बेगेसोसिस जो होता है वो गन्ना, जो शक्कर फैक्ट्री का जो डस्ट होता है उससे होता है। क्लियर है? चलो, एस्बेस्टोसिस मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम की कंपनी वालों को होता है, ठीक। तो मुझे लगता है आपको ये नाम मैंने पहले ही पढ़ाए थे, है ना, आपको इसमें इतना याद करना है, ठीक है। चलो, ऑक्यूपेशनल कैंसर्स नहीं पढ़ना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, क्या मेजर्स यूज करेंगे? पहला तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। देखो, कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति तंदुरुस्त है ना, उसको बेहतरीन खाना पीना मिल भी रहा है, तो वो कुछ चीजों को वो अपना उसका हीलिंग पावर ओवरकम कर जाए। अभी कोरोना में क्यों लोग विटामिन सी खिलाने का बोल रहे, लिम्सी खाओ, संतरा मौसम्बी खाओ, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वायरस आए भी तो ओवरकम कर जाए। न्यूट्रिशन। दूसरा, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल करो भैया, जैसे बहुत सारी ऐसी हेपेटाइटिस वगैरह है ना, और भी ढेरों बीमारी जो स्किन टू स्किन फैलती है, टच से फैलती है। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, जो हम बार बार आप आजकल सुन भी रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल करने के, कोलेरा फैल रहा है तो पानी का सोर्स ठीक करो, है ना, एस्केरिस है या फिर अमीबियासिस है, यदि कोई गंदे पानी पीने से हो रहा है या खाने में कोई गड़बड़ है, तो कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, छींकने खांसने से हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पानी शुद्ध पिलाओ, फूड बिल्कुल 100% मतलब शुद्ध होना चाहिए, बिना इन्फेक्शन के और बिना कोई केमिकल टॉक्सिसिटी के। टॉयलेट प्रॉपर होना चाहिए, है ना। जनरल प्लांट क्लीनिनेस, पूरा जो भी है उसकी दीवार है, सीलिंग विलिंग सब पूरा सैनिटाइज करें, हर 15 दिन में 10 दिन में धोएं, ये होता है ना। स्पेस बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए कि व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर दूरी हो, लाइट अच्छी हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, टेम्परेचर मॉडरेट, एयर कंडीशनर हो, ठीक है। ये सभी चीजें व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ पर गौर फरमाना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस इज नॉट ओनली द कीप वर्कर फिजिकली हेल्थी, बट मेंटली एंड साइकोलॉजिकल स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, दे आर ससेप्टिबल टू द इफेक्ट ऑफ लव, रिकॉग्नाइजेशन, रिजेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, रिवार्ड एंड डिसिप्लिन। देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी में है तो बॉस ने प्यार से 2 बातें कर ली तो मजा आ गया। या कुछ लोग तो इसलिए जॉब नहीं छोड़ रहे कि अरे यार वो बॉस की सेक्रेटरी अच्छी है, या मेरी कुलीग अच्छी है, या मेरा कुलीग अच्छा है, लड़कियां भी सोच सकती है, तो वो जॉब नहीं छोड़ रहे। उनको बोले यार 10,000 मिल रहे तो मिल रहे यार, बाकी है ना, इसको देख के 10,000 और वसूल हो जाता है। तो दिस इज अ थिंग। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन, अरे बॉस ने मेरा नाम लेके बुलाया भैया और मेरे को बोला कि यार भैया गुप्ता जी तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, ऐसा ही करते हो तुम्हारे पे में तनख्वाह बढ़ा दूंगा, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रिजेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, और सबसे बड़ी बात है इसमें भी रिवार्ड्स, है ना। बॉस ने बोल दिया कि भैया ये टारगेट पूरा करोगे 10,000 तनख्वाह एक्स्ट्रा डाल देंगे,
है ना, दिवाली है, ये होली है, ईद है, तो तुमको ये एक्स्ट्रा डालेंगे। तो इन सब से भी एक वो मिलता है, चलो 1 साल जॉब कर लो, फिर तुमको गोवा टूर भेजेंगे 10 दिन के लिए, विदेश यात्रा करवा देंगे। तो दिस इज अ थिंग जिससे व्यक्ति, है ना, हर 7-8 दिन में एक योगा सेशन होता है, मोटिवेशनल स्पीच स्पीकर्स आते हैं, हर 15-20 दिन में कोई बड़ी होटल में कॉकटेल पार्टी होती है ना, गेट टुगेदर होती है, ये वो खाना पीना। तो ये सबसे व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो एक जैसा काम कर रहे हैं, घर गए, काम कर रहे, वापस आ गए, तो प्रॉब्लम हो। ठीक है, मेजर वुमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, हेल्थ एजुकेट करना है लोगों को, और सबसे बड़ी बात है फिर भी वहां पे आ गया फैमिली प्लानिंग। उनको बोलना भैया तेरी तनख्वाह 20,000 है, तो उसके हिसाब से तेरे को 1 आध बच्चा कर लेना चाहिए, बस दैट इज अ थिंग। तो घूम फिर के हम फैमिली प्लानिंग पे आ ही जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हिस्सा खत्म हुआ। नाउ इसमें एक एक्ट आता है, बहुत छोटा सा है, 2 नंबर 5 नंबर में पूछ सकते हैं, ESIS, है ना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, है ना, ESIA। ये 1948 को देश आजाद होने के अगले साल ही आ गया था, और इसके अंदर जहां पर 10 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, या फैक्ट्री या कोई कंपनी या कोई भी दुकान, बड़ी मॉल, तो वहां पर ये एक्ट लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ एक मेरी दुकान है, उसमें एक मेरा कोई वर्कर है, हेल्पर है, तो वहां ये लागू नहीं होगा, इसके कुछ नियम है। बट ये मेडिकल फैसिलिटीज देता है ना, यदि कुछ हो गया, चोट लग गई हो गई, तो उसका पूरा कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये एक्ट बहुत अच्छा है। और ये ESI आपने बहुत कई बार सुना भी होगा, बीमा अस्पताल सुना होगा कि नहीं, कर्मचारी बीमा अस्पताल। या हमारे यहाँ हर साल जॉब निकलती है, 1 साल हर साल, ये नंदा नगर हमारे इंदौर में है, कर्मचारी बीमा अस्पताल। होम्योपैथी का भी वहाँ पे एक पूरा वो बना हुआ है ना, 40,000 के आसपास सैलरी है, तो बढ़िया है। तो वो अपने कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनकी सारी हेल्थ वेल्थ सब सुविधाएं फ्री है उनको, सारा मेडिक्लेम उन्होंने कर रखा है, कुछ भी तकलीफ होती है तो सब उसको पैसा भी मिलता है, उल्टा दवाई गोली सब फ्री। तो ये एक्ट है, ESI एक्ट, जो 1948 में पास हुआ था, फिर उसको 1975 में संशोधित किया गया, 1984 में संशोधित किया गया, 1990 में किया गया। क्या है, इट इज द इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी and health insurance in the country. It provides for certain cash and medical benefit to industrial employee in case of sickness or maternity or employment injury. है ना, मैटरनिटी लीव मिलती है, पैसा मिलता है, सब इलाज खर्चा फ्री, बीमार पड़ गए इलाज फ्री, और तुमको पैसे तनख्वाह भी मिलेगी, और यदि कोई चोट वोट लग गई तो उसका भी इलाज होगा। बट वो चोट लगना चाहिए उस इंडस्ट्रीज में, उस कारखाने में। तुम कहीं घूमने गए वहां ठुक पिट आओगे तो उसका खर्चा ही नहीं देगी। ठीक है, चलो, तो ये इसका जबरदस्त स्कोप है, लेकिन कब, जब 10 एम्प्लॉय से ज्यादा कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो या कारखाना हो, तो उसी में मिलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बेनिफिट है, नाम बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। पहला है मेडिकल बेनिफिट, ये एक तरह का मेडिक्लेम है, कहीं भी इलाज करा सकते हो, प्रायोरिटी आपको कर्मचारी बीमा अस्पताल देना पड़ेगी। मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, बीमार पड़ गए तो 2 महीने 6 महीने का एक मियाद होती है, उस बीमारी के दौर में तनख्वाह डलती रहेगी, और सारा खर्चा जो है वो कौन उठाएगी, जो तुम्हारी कंपनी जिसके जिसके आप एम्प्लॉय हो। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट, अभी पहले गवर्नमेंट ने मतलब 6 महीने की थी, अब 18 महीने कर दी। 18 महीने तक आप उस बच्चे के लिए, 18 साल जब तक नहीं होता बच्चा, आप 18 महीने की छुट्टी ले सकते हो, पेड लीव होती है, वो पैसे मिलते हैं, है ना। डिसेबलमेंट बेनिफिट, पाँव कट गया तो भैया 5 लाख का कंपनसेशन, और ये जिंदगी भर ये मिलेगा। डिपेंडेंट बेनिफिट, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके 8 लोग उसके घर में थे, उसके डिपेंडेंट, उसके मम्मी पापा, उसके 3 बच्चे, पत्नी, एक छोटा भाई, तो 8 लोग डिपेंडेंट थे, और उसकी मृत्यु हो गई आप एक कारखाने में, तो आपको 8 के हिसाब से पैसे देना पड़ेंगे। यदि 4 लोग डिपेंडेंट होते तो उसके हिसाब से पैसे देना पड़ता। फ्यूनरल एक्सपेंस तक ये देता है, और रिहैब अलाउंस, मान लो कोई गड़बड़ हो गई तो रिहेबिलिटेशन का भी जो खर्चा है वो कौन देगा, ESI एक्ट दिलवाएगा कंपनी से। क्लियर है, तो इट इज ऑल अबाउट ESI, ये 2 से 5 नंबर में आता है। ठीक, चलो, तो इट इज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, जेनेटिक और हेल्थ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मेंटल हेल्थ, है ना। वैसे हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ पढ़े थे जब मैंने व्हाट इज हेल्थ पढ़ाया था। ठीक है,
देन ऑल्सो हम इसको स्टार्ट करेंगे। रिपर्टरी पढ़ते हैं, बाकी लोग एग्जिट हो सकते हो। चलो, सो रिपर्टरी में हम लोगों ने कल 2-3 रिपर्टरी के नाम पढ़े थे, क्लिनिकल रिपर्टरी एंड ऑल। कार्ड रिपर्टरी निकाली आज, कार्ड रिपर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कार्ड रिपर्टरी क्लिनिकल रिपर्टरी के जस्ट बाद में पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8। ये कार्ड रिपर्टरी 10 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। पत्ते खेलते हो कि नहीं, पत्ते कार्ड्स, ठीक। देखो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ये बहुत इजी है, आप समझना। जैसे मान लो ये एक कार्ड है ना, पत्ता। इसमें यहाँ पे टॉप पे कुछ भी 1 4 6 146 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे छेद 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 है। इधर ऐसे वर्टिकल, ऐसा हॉरिजॉन्टल में 10 रो होती है, ऐसे वर्टिकल में 8 रो होती है, 10 रो होती है, बताऊंगा। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे, जैसे वो होता है ना चेस बना होता है ना, चेस, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कॉलम बने होंगे और उनमें यहाँ पर छेद होंगे कुछ 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 जगह। पूरा छिदावा नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं कहीं पर ही छिदावा। 1 नंबर में छिदावा मिला, 8 नंबर मिला, 15 नंबर मिला, 28 नंबर मिला, 36 नंबर मिला, 45 नंबर मिला, 85 नंबर मिला, 100 नंबर मिला, ऐसे छेद उनपे, ठीक है, नंबरों पे वो छेद पंच रहते हैं। ये कार्ड रिपर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो एक रूब्रिक है, कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नाइट वॉचिंग, समझना। अब ये कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नाइट वॉचिंग, ये एक रूब्रिक है और ये मैंने 146वें नंबर पे लिख रखा था। कौन से नंबर पे? 146। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 146। तो 146 में भी क्या पंचिंग होती है, 1 4 और 6 नंबर पे। इधर भी 10 है तो 1 4 6, तो अपन समझ जाओ कि 146 नंबर का रूब्रिक है। अब आपका चार्ट बना हुआ, उसमें लिखा हुआ 146 में रूब्रिक कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नाइट वॉचिंग। क्लियर है? अब उसमें 1 नंबर पे एकोनाइट है तो 1 नंबर में छेद होगा, 8वें नंबर पे ब्रायोनिया है, 8वें नंबर पे छेद होगा। उस रूब्रिक को जो जो मेडिसिन कवर करेगी वहां वहां पर छेद होंगे। इसमें कोई ग्रेडिंग वेडिंग नहीं होती, 3 मार्क्स 2 मार्क्स एक्स मार्क्स। इसमें जिस भी दवाई ने उस रूब्रिक को कवर किया होगा उस जगह पे छेद होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 32 नंबर, इन सब जगह पे छेद 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 है। तो मान लो इस कार्ड में 20 छेद है, तो मतलब ये जो कार्ड है ये रूब्रिक है, इसने 20 मेडिसिन कवर करी। फिर मैंने इस तरह से ढेर सारे और बहुत सारे रूब्रिक लिए 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 जमा ली, और फिर जब सब जम गए उसके बाद में मैंने लाइट में देखा कोई भी एक रूब्रिक से जो आर पार हो रहा है लाइट, इसका मतलब उस मेडिसिन ने सारे रूब्रिक, सारे कार्ड्स कवर किए हैं। मान लो ऐसा नहीं हुआ, सबसे आखिरी वाला पत्ता हटाओ फिर देखो, फिर हटाओ फिर देखो, फिर हटाओ फिर देखो, फिर हटाओ फिर देखो। जब भी कभी किसी एक से छेद आर पार हो जाए, लाइट आर पार हो जाए, वो आपका मेडिसिन है, वो आपका फाइनल चॉइस ऑफ ड्रग है, वो दवाई दो, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ा, मतलब कार्ड्स तो जुगल किशोर में है ना 10,000 कार्ड्स हैं, कोई में तो और 20-1 हजार कार्ड है, 1 लाख कार्ड है। एक तो पत्ते ढूंढने में पसीने आ जाएंगे।
आज पीछे खरखरे नहीं आता नीना वाता बेट आवाज आ रही है? नो सर यस सर यस आ सर रही है? आ रही है सर। आ रही है। ठीक है, तो हम लोग कार्ड माइक ऑफ कर लो। तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी एक कार्ड जो है वो एक रूब्रिक है, और मान लो चौथे नंबर का कार्ड जो है उसमें दवाई कवर नहीं हुई, बाकी सारे से आर पार हो रहा था, तो साला वो चौथे नंबर ने वो ब्लॉक कर दिया वो मेडिसिन का, तो फिर उसकी रीशफलिंग करने में पसीने आ जाएंगे, है ना? क्योंकि एक भी कभी बीच में ऐसा कार्ड आ गया जो कि प्रॉपर मतलब वो रूब्रिक कवर मतलब मेडिसिन कवर नहीं कर रहा है, तो मेडिसिन के आर पार तो लाइट होगा ही नहीं। तो बस इसमें ये गड़बड़ है, रीशफलिंग का थोड़ा आर्टिस्टिक लगाना पड़ेगा दिमाग। बाकी कार्ड रिपर्टरी में लिखा पढ़ी कहीं नहीं है, चैप्टर ढूंढने का हेडेक ही नहीं है, बढ़िया चार्ट में देख लो कौन सा रूब्रिक आप ढूंढ रहे हो, फटाक से नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है, कार्ड रिपर्टरी बहुत इजी है और बहुत बढ़िया थी। बट हुआ क्या, जैसे ही कंप्यूटर रिपर्टरी आई इसका सुपड़ा साफ हो गया। लैपटॉप पे लोग घर बैठे या तो अब तो मोबाइल में फटाफट रिपर्टराइज कर सकता है व्यक्ति। ठीक है बेटा, रूही ना रोज समझाना पड़ता है आपको वीडियो और ऑडियो ऑफ करने के लिए, मतलब रोज कोई ना कोई डिस्कनेक्ट होता ही होता है, तो अपना कनेक्शन फेल हो जाता है। कोई वीडियो ऑन कर लेता है तो अपना कनेक्शन फेल हो जाता है ना, फालतू क्लास डिस्टर्ब होती है। जी सर कार्ड रिपर्टरी, homeopathic practitioner have been trying to make the task of finding the simillimum easier in shortest possible time। हम चाहते हैं कि फटाफट रिपर्टराइज हो जाए, फटाफट इसकी जो बेस्ट सिमिलम मेडिसिन है वो मिल जाए और मामला खत्म। क्योंकि रिपर्टरी तो लोग यूज ही इसलिए करते हैं, रिपर्टरी लोग इसलिए यूज कर रहे थे कि फटाफट केस रिपर्टराइज करके सिमिलियम दवाई देके व्यक्ति को ठीक करे। इस वजह से मटेरिया मेडिका इनलार्ज होती गई, 6-6 हजार दवाइयां हो गई। फिलोसॉफी वोलोसॉफी रिपर्टरी की इतनी खतरनाक थी कि लोगों को पल्ले नहीं पड़ा रिपर्टराइज कैसे करें। चैप्टर इतने थे, रूब्रिक असंख्य थे कि रिपर्टराइज करना जो कि एक शॉर्टकट था, वो शॉर्टकट भी इतना शॉर्टकट नहीं था, इतना लंबा हो गया था कि बेचारे लोगों ने रिपर्टरी भी यूज करने में उनको पसीने आ गए, है ना? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, मेरी भावना है, क्योंकि आपने अभी तक कोई केस रिपर्टराइज नहीं किया। यदि करोगे ना उस दिन पसीने आ जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे एक केस रिपर्टराइज करने में। यदि मैंने कैन से 12 सिम्टम 15 सिम्टम दे दिए और बोला कैन की रिपर्टराइज करो, तो
तो साला रिपर्टरी शॉर्टकट के लिए था और ये शॉर्टकट ही लॉन्ग कट हो गया, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर गंसे थे, गंसे, GURNASY, ये गंसे साहब ने जो बोगर की रिपर्टरी थी है ना, BBCR, उसकी स्लिप बनाना चालू करी। पर्चियां जैसे पत्ते ले लिए छोटे छोटे या कार्ड ले लिए कि यार कॉन्स्टिपेशन में इतनी दवाइयां हैं, डायरिया में ये दवाइयां, उसमें एक शॉर्ट नोट्स बना ली। रिपर्टरी में जो उनको जो जो रूब्रिक्स मिल रहे थे, जो जो उनकी क्लिनिक पे आते थे, उनका उन्होंने एक नोट्स बना लिए, छोटी छोटी स्लिप्स बना ली। और वही स्लिप जो है वो कार्ड रिपर्टरी का एक इन्वेंशन था। वहीं से उनको आइडिया आया कि यार इससे अच्छे तो मैं पत्ते बना लेता, बढ़िया साला वो छेद कर दो तो रिपर्टराइज करने की जरूरत ही नहीं, हेडेक ही खत्म हो जाएगा। तो कार्ड रिपर्टरी वहीं से आई। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी केम इनटू द यूज एज 1892, जब 1892 में व्हेन गंसे प्रिपेयर्ड स्लिप ऑफ बोनिंगहसन, मैंने बोगर बोल दिया था, बोनिंगहसन आपकी रिपर्टरी थेरापेटिक पॉकेट बुक की स्लिप बना रहे थे, तब उनको आइडिया आया। फिर डॉक्टर फील्ड, डॉक्टर CM बोगर, इन्होंने भी कार्ड रिपर्टरी बनाई और बेहतरीन कार्ड्स में, एक कार्ड में सारी रेमेडीज थी, जो जो मेन रेमेडी थी। और रिपर्टराइजेशन तो बहुत इजी था, पत्ते मिलाते जाओ, आखिरी में देखो लाइट आर पार हो रहा है तो वो दवाई होगी, हेडेक ही खत्म। क्या इसके फायदे थे, क्या नुकसान थे, बट बता दूं सबसे पॉपुलर कोई कार्ड रिपर्टरी थी तो जुगल किशोर साहब की रिपर्टरी थी, मुझे आपको पढ़ाना भी वही है। बट क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे? इन रिपर्टराइजेशन बाय द कार्ड मेथड, ऑल वन हैज टू डू इन सिलेक्ट द कार्ड अकॉर्डिंग टू द रूब्रिक, जो जो रूब्रिक आ रहे हैं वैसे से कार्ड निकालते जाओ। तो एक फायदा इसमें यह था कि ये इंटरेस्टिंग भी था, टाइम बिल्कुल नहीं लगता था, और रिपर्टराइज करने का हेडेक ही खत्म हो गया, लिखो ये करो वो करो, ग्रेड देखो, नंबर जोड़ा जोड़ी करो, हेडेक खत्म। इट सेव टाइम, कोई लिखा पढ़ी वाला हेडेक खत्म। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल थी जो बिजी प्रैक्टिशनर थे। अब अपना क्लिनिक नहीं चल रहा हो तो अपन तो कैन की रिपर्टरीज करो, दिन भर टाइम पास भी हो जाएगा। बट यदि तुम्हारे यहाँ 10-10, 15-15 पेशेंट रोज आ रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो रिपर्टराइजेशन, इम्पॉसिबल है। तो बस पत्ते लो, पत्ते खेलो, बढ़िया फटाफट रिपर्टर्स हो जाएगा रिजल्ट। अ कॉमन मेडिसिन फॉर ऑल रूब्रिक कैन बी फाउंड बाय लुकिंग थ्रू द होल अगेंस्ट द लाइट। एक लाइट के सामने देख लो किस किस छेद से आर पार हो रहा है लाइट, वो उस केस की मेडिसिन, क्योंकि उस छेद में हर रूब्रिक में वो छेद है, मतलब हर रूब्रिक ने वो मेडिसिन कवर कर। ठीक है, तो पेपर वर्क बच गया। However, most of the card repertory do not represent the rubric well. बट समस्या क्या है, इनने मेन रूब्रिक ले लिए, इन्होंने ढेरों रूब्रिक छोड़ दी। क्यों? रूब्रिक के अंदर सब रूब्रिक सब रूब्रिक सब रूब्रिक सब रूब्रिक जो होते हैं वो इन्हें नहीं लिए। इनने कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नाइट वॉचिंग ले लिया, बट कॉन्स्टिपेशन साथ में और दूसरे जमाने भर के कैरेक्टर थे वो नहीं लिए, जब बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये यूज तो है, बट इसका यूज खत्म हो गया जब से कंप्यूटर रिपर्टरी। कंप्यूटर रिपर्टरी आने के बाद में कार्ड रिपर्टरी कचरा हो गई। क्लियर है? सबसे पहले 1888 में विलियम जेफरसन गंसे ने रिपर्टरी बनाई थी जिसमें 2500 कार्ड थे। फिर 1912 में डॉक्टर मार्गेट टेलर की पंच रिपर्टरी थी जो कैन के ऊपर बेस्ड, इसमें 1000 कार्ड थे। फिर 1922 में डॉक्टर फील्ड की रिपर्टरी थी, ये MD में आया भी था, इसमें 6800 कार्ड थे और कलरफुल कार्ड थे, कलरफुल लाल 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 GID के कार्ड्स, पीले 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 रेस्पिरेटरी के, हरे 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 उसके जो भी स्किन के, ऐसे कलरफुल डॉक्टर फील्ड की 1922 में ही थी, 6800 कार्ड थे। फिर डॉक्टर CM बोगर ने 1924 में रिपर्टरी दी। ठीक है, फिर 1948 में आई जैमिस की। फिर धौले साहब, जो धौले के नाम से मुंबई महाराष्ट्र में कॉलेज भी है, उन्होंने भी रिपर्टरी बनाई। 1950 में डॉक्टर P शंकरन, जो अभी शंकरन साहब घूम रहे हैं उनके पापा, उनने रिपर्टरी बनाई। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर जुगल किशोर की 1959 में आई थी, डॉक्टर जुगल किशोर 1959, इसमें 10,000 कार्ड थे, 10,000 रूब्रिक, तो बहुत बड़ी कार्ड रिपर्टरी थी और बहुत अच्छी कार्ड रिपर्टरी थी। तो हमको किशोर की कार्ड रिपर्टरी देखना है, ये बहुत जाइजेंटिक वर्क था जुगल किशोर का। 1959 में इंडियन ऑथर थे। शुरुआत में उन्होंने 3500 कार्ड दिए, बट धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10,000 कार्ड पे आ गए, और इसमें 600 रेमेडी थी। तो एक कार्ड पे कितने छेद हो सकते थे? मैक्सिमम 600 पंच हो सकते थे। ठीक है, चलो
इनका सेकंड एडिशन 1963 में आया, थर्ड एडिशन 1986 में आया, ठीक है। और बहुत समय तक इसको लोगों ने यूज किया, बट जैसे ही 1998 2000 के आसपास 2004 के आसपास सॉफ्टवेयर आए, कंप्यूटर रिपर्टरी आई, ये बिकना बंद हो गई। कार्ड का स्ट्रक्चर कैसा था? इट हैज 80 वर्टिकल कॉलम्स। ऐसे कितने कॉलम थे वर्टिकल? 80 कॉलम थे, 80। और हॉरिजॉन्टल कॉलम थे 0 से 10। तो टोटल इसमें कितने छेद हो सकते थे? 800। 80 गुणित 10, 800 कॉलम। बट उसमें 600 रेमेडी थी, यानी कि वो और 200 रेमेडी ऐड कर सकते थे, ठीक है। एवरी कार्ड हैज अ रूब्रिक, जो टॉप पे लिखा होता था और उसका एक नंबर उसमें पंच होता था, ठीक है। और जहां जहां पर जो जो नंबर पे पंच है वो नंबर की मेडिसिन। 1 नंबर पे एकोनाइट है, 8 नंबर पे ब्रायोनिया है, 20 नंबर पे डेल्कम आरा है, लास्ट में 600 नंबर पे जिंकम मेट है, ठीक है। तो ये इनका वो था। वर्किंग कैसे करते हैं, रिपर्टराइज कैसे करेंगे? आपको कार्ड जमाते जाना है, जैसे जैसे रूब्रिक मिल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक सबसे पहले लेना है, लेस इंपॉर्टेंट रूब्रिक सबसे आखिरी में लेना है, और देखते जाओ कि आर पार हो रहा है कि लाइट नहीं हो रहा, सबसे आखिरी वाले कार्ड्स को हटाते जाओ और रिशफलिंग कर दो। तो कभी ना कभी ऐसा होगा 2, 5, 8 बार करने पे कि कोई एक पंच से, एक छेद से लाइट आर पार हो रहा है, जिससे आर पार हो रहा है वो आपकी मेडिसिन। क्लियर है? ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कार्ड रिपर्टरी, ठीक है। ये 10 नंबर में आती है। कल स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर रिपर्टरी, ठीक है। एग्जिट हो जाओ।